नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे डेंगू बीमारी और उसकी वैक्सीन पर। वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और सबसे सुखद बात है कि झारखंड में हमारे सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इसका ट्रायल चल रहा है। हम इस तमाम बिंदु पर वैक्सीन कितना कारगर है, वैक्सीन कब बाजार में आएगा, इन सभी बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रिम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे नमस्कार। पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो डेंगू का वैक्सीन अभी लोगों के लिए बड़ा नया शब्द लग रहा है, तो ये वैक्सीन जो बन रहा है इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा समझा दिया जाए। डेंगू वैक्सीन ये एक्चुअल में ये इंडिजिनस वैक्सीन, पहला इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन है जो इंडिया ने बनाया है। और ये अभी इसका फर्स्ट और सेकेंड फेज़ का ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है 2018-19 में, जिसमें देखा गया है कि ये पूरी तरह सुरक्षित पाया गया है और प्रोटेक्ट भी कर रहा है, डेंगू से बचने में मदद मिल रहा है। इसलिए आईसीएमआर और भारत सरकार ने मिल के फ़ेज़ 3 ट्रायल स्टार्ट किया है। और इस वैक्सीन को जो बनाने का काम किया है वो इंडिया का ही एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है पैनिशिया बायोटेक, जिसने वैक्सीन तैयार की है। और इसको फ़ेज़ 3 ट्रायल के रूप में 19 जगहों पे इंडिया में 18 स्टेट के 19 जगहों पे ये ट्रायल शुरू हो गया है जी। जिसमें कि 10,000 से ज़्यादा लोगों पे इसका जो है ट्रायल होना है। अगले 6 से 8 महीने में सभी 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन को दिया जाना है। और देने के बाद सभी का निगरानी किया जाएगा अगले 2 साल तक, मिनिमम 2 साल तक। इसका ड्यूरेशन 3 साल से 5 साल भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 2 साल तक उसको देखा जाएगा, निगरानी में रखा जाएगा कि वैक्सीन लेने से वो कितना डेंगू से बच पा रहा है या इसके वैक्सीन लेने से क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं ना। तो ये पूरी निगरानी जो है लगभग मिनिमम 2 साल तक होना है। जी। सबसे सुखद और सबसे मतलब अच्छी बात यह है कि झारखंड भी अपना स्टेट इसमें शामिल है इस ट्रायल में। और सबसे बड़ी बात है कि रिम्स उसकी इस पूरी प्रक्रिया को अपना रहा है और उस प्रक्रिया में लगा हुआ है वैक्सीन बनाने के ट्रायल को अंतिम रूप देने में। तो ये बताएं कि रिम्स में कौन कौन से लोग, आप लोगों की पूरी टीम है और ये कहाँ पर मतलब हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही पूछा आपने। ये जो ट्रायल होना है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो हमारे कम्युनिटी मेडिसिन से 3 लोग हैं। मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी। प्रोफेसर डॉक्टर विद्यासागर जो हमारे एचओडी हैं, उसके अलावा डॉक्टर देवेश हैं, और उसके अलावा हमारे माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी हैं जो प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार हैं, डॉक्टर सीमा हैं माइक्रोबायोलॉजी से, फिर फार्मेकोलॉजी से डॉक्टर लखन माझी हैं, एंड डॉक्टर अंजनी कुमार हैं, मेडिसिन से डॉक्टर ऋषि गुड़िया हैं। तो ये सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पूरी टीम वर्क काम कर रही है। सभी के कोलैबोरेशन से ही ये संभव हो पाएगा जी। क्योंकि ये कुछ टेस्ट जो है हमारे रिम्स में होना है, रिम्स के एमआरयू में होना है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया में बताऊंगा अभी, क्योंकि इसमें टेस्ट भी होना है जी। क्योंकि ये सभी को हम वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। ये वैक्सीन 18 से 60 वर्ष के उम्र के लोगों को दे रहे हैं, उसमें भी उसको पहले स्क्रीनिंग करते हैं। हाँ, वो पूरी प्रक्रिया थोड़ा समझा दें। हाँ, तो पहले क्या है कि कम्युनिटी में जाके हम लोगों को पहले तो एक लाइन लिस्ट करते हैं कि जो इसका इंक्लूजन क्राइटेरिया किस किस को हम लोग दे सकते हैं, जिसमें 18 से 60 साल के लोग होने चाहिए, जो परमानेंट रेजिडेंट मतलब कि कम से कम 2 साल तक उस एरिया में रहने वाले हों और वो इच्छुक हों कि इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन्हीं लोगों को हम लोग लेंगे और लेने से पहले उनको लाइन लिस्ट करने के बाद उनको बुलाते हैं। ये हमारा सेंटर जो है कम्युनिटी मेडिसिन 4th फ्लोर पे है, तो वहाँ पे हम लोग ये ट्रायल कर रहे हैं, साइट वही है। और वहाँ पे बुलाने के बाद उनका स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब फुल बॉडी एग्जामिनेशन करते हैं, जितना भी पल्स, बीपी, टेम्परेचर, सिस्टमिक एग्जामिनेशन सब करने के बाद उनका ब्लड लेते हैं, लीवर, किडनी, सीबीसी ये सब करते हैं। उसमें देखते हैं कि कहीं तरह का कोई पैरामीटर्स जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यदि गड़बड़ होती है तो छंट जाते हैं, और ऐसे छंटे भी हैं क्योंकि स्क्रीनिंग करने के बाद लोग छंट चुके हैं कुछ लोग। तो स्क्रीनिंग में पूरी तरह जो नॉर्मल पाए जाते हैं, जिनका कि ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल हो, पूरा तरह से जनरल एग्जामिनेशन करने में भी सब जगह सही पाए जाते हैं, तो उन्हीं लोगों को हम लोग फिर 1-2 दिन बाद विदिन 7 डेज़ हम लोगों को बुलाना होता है, उनको वैक्सीन देते हैं।
तो यही प्रक्रिया है। और वैक्सीन देने के बाद प्रक्रिया है कि कोई भी वैक्सीन देते हैं तो आधा घंटा तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उस बीच फिर आधा घंटा के अंदर फिर पल्स, बीपी, टेम्परेचर नोट करते हैं कि सब ठीक ठाक है, फिर उनको भेजते हैं घर। ये आपने बताया कि ये तीसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है वैक्सीन की, तो ये प्रथम और दूसरे चरण में कोई ऐसी जो मामले या इसका साइड इफेक्ट्स तो नहीं दिखाया क्या अभी तक? ये वैक्सीन तीसरे चरण में आने से पहले कोई भी वैक्सीन जो होता है या ड्रग का ट्रायल होता है तो 3 चरणों में होता है। तो उसके पहले जैसे फर्स्ट और सेकेंड चरण में यदि अच्छे पाए जाते हैं, इनका माने कि कोई तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये इनका जो इफेक्टिवनेस अच्छे होते हैं, तभी जाके फेज़ 3 ट्रायल में इनको शामिल किया जाता है। तो इस वैक्सीन के साथ भी हुआ है कि हमारे कंट्री में ही इस सेम वैक्सीन को 3 स्टेट में दिया जा चुका है और फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ दोनों का ट्रायल हो चुका है। ट्रायल के बाद 3 सालों तक उनको देखा गया, निगरानी किया गया, तो देखा गया कि कोई तरह का जो है एडवर्स इफेक्ट जो है वैक्सीन लेने के बाद नहीं मिला है। और दूसरी बात है कि वैक्सीन जो है प्रोटेक्ट कर रही है बीमारी से बचने के लिए। तो इस तरह से पूरी तरह सुरक्षित टीका है, इसीलिए फेज़ 3 में आया है। इसीलिए किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोग पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें जी इस वैक्सीन का। जी, एक बात ये भी चल रही है कि जब ये वैक्सीन तो माने बाज़ार में कब उतरेगी, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में क्या शामिल हो पाएगा, मतलब लोगों को निःशुल्क ये वैक्सीन मिलेगा क्या, और इसके फ़ायदे क्या होंगे? जी, अभी मैं बता दूं कि ये जो हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं पहली बात, तो ये पूरा जांच सब फ्री हो रहा है। हम लोग मतलब जो भी ICMR के द्वारा फंड है उससे इसका पैसा दिया जा रहा है और वैक्सीन भी पूरी तरह फ्री दिया जा रहा है। तो अभी तो फ्री ही है और जब वैक्सीन मार्केट में आएगी तब इसका कॉस्ट मार्केट में कुछ होगा, ये तो अभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन रूटीन इम्यूनाइजेशन में आने के पहले ये फेज़ 3 ट्रायल को सक्सेसफुल पहले होना होगा, तभी रूटीन इम्यूनाइजेशन में आएगा। और रूटीन इम्यूनाइजेशन में सबसे बड़ी बात है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन जो पेडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए है, बच्चों के लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन है, इसीलिए मैं बोल रहा तो था। बच्चों के लिए चूंकि अभी ये वैक्सीन है नहीं, अभी 18 से 60 साल के लोगों को देना है ट्रायल में। तो अभी इस ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद हो सकता है बच्चों में ट्रायल शुरू हो, या हो सकता है इस दौरान दूसरा जो है दवा कंपनी के साथ ICMR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिल के फिर से बच्चे ग्रुप में भी ट्रायल शुरू कर दे, फर्स्ट सेकंड का ट्रायल, तो हो सकता है। तो यदि इसके रूटीन इम्यूनाइजेशन आने में थोड़ा देर होगा, इसीलिए कि अभी बच्चे पे हुआ नहीं है और रूटीन इम्यूनाइजेशन बच्चों के लिए है, तो उसमें 2-3 साल यदि अभी स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट सेकंड फेज़ का ट्रायल, उसके बाद फेज़ 3 ट्रायल होगा, देन बच्चों में आएगा। लेकिन एडल्ट के लिए आ सकता है 2-2.5 हो साल सकता है कि शायद रूटीन इम्यूनाइजेशन के करने का मतलब है कि सरकार से शायद फ्री मिल जाए, ये उम्मीद भी हो सकता है एडल्ट के लिए मिले फ्री में। एडल्ट वैक्सीन भी फ्री में तो मिल रहा है, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है फ्री दिया जाता है। तो इस तरह से HPV वैक्सीन आई है जो एडल्ट तो नहीं, मतलब एडोलेसेंट एंड एडल्ट दोनों मिला के अभी 9 to 14 ईयर्स में आया है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में आया है और वो अभी जस्ट बिहार में भी स्टार्ट हुआ है। ऑल ओवर इंडिया भी हो सकता है कुछ सालों में या कुछ महीनों में स्टार्ट हो जाए। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन आने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि पेडियाट्रिक एज ग्रुप में भी ट्रायल नहीं हुआ है। जी, आपने एक और हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन में हम लोगों ने या हमारे बच्चे टीका लेते हैं तो उसकी एक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कि कितनी हम बच पाते हैं टीका से। तो एक तो इस डेंगू का टीका आने के बाद हम डेंगू से कितने सुरक्षित हो पाएंगे, और इसके साथ एक और सवाल इसी से जुड़ा है कि क्या इस टीका को डेंगू लेने होने के बाद वाले ले सकते हैं या डेंगू जिनको नहीं हुआ है उन्हीं को देना है, इस पर थोड़ा स्पष्ट करें। ये बढ़िया क्वेश्चन था आपका। ये अभी तक और भी डेंगू के लिए वैक्सीन आए थे, बट उनमें था कि जो पहले से एक्सपोज हैं उनमें नहीं दे सकते हैं, या बहुत तरह की बात थी। या इसमें बता दूं कि जो डेंगू बीमारी है वो बहुत जानलेवा होती है और इसके 4 स्ट्रेन होता है, डेन 1, 2, 3, 4। तो ऐसा है कि एक स्ट्रेन से यदि आपको इन्फेक्शन हो गया तो ऐसा नहीं कि अगली बार आपको इन्फेक्शन होगा तो दूसरा स्ट्रेन से यदि हुआ तो बचा लेगा, क्योंकि ये एक दूसरे में जो क्रॉस जो इम्यूनिटी होती है वो बीमारी से बचने का वो बहुत कम है। मतलब एक से यदि हुआ, डेन 1 से होता है यदि पहली बार तो उससे बच गए, तो डेन 2 से यदि हुआ तो आपको इन्फेक्शन होगा, सीवियर रूप हो सकता है। तो ये बीमारी कभी कभी सीवियर रूप ले लेती है, हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं, जो हो जाती है, ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से निकलने जाता है क्योंकि प्लेटलेट कम हो जाता है। बाद में डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है और सीवियर फॉर्म, जिसमें पेशेंट शॉक में चला जाता है एकदम, मतलब
अनकॉन्शियस भी हो सकता है और जान भी चली जाती है। तो ये बीमारी का है। तो ये जो बीमारी है तो इसमें जो है जैसे आपने बताया कि ये जो है ये टीका, हाँ टीका, ये मतलब कितना सुरक्षा देता है, सुरक्षित है। तो कोई भी जो वैक्सीन है वो 100% कोई भी वैक्सीन सुरक्षित मतलब नहीं देता, सुरक्षा प्रदान प्रदान नहीं करता है। परसेंटेज है, कोई 60%, कोई 70%, 80%, 100 में से उतने को बचाता है। लेकिन जिसको नहीं भी बचाता है उसमें सीवियरिटी के दर को कम करता है। तो इसीलिए ये वैक्सीन में अभी तक जो देखा गया फर्स्ट सेकेंड फेज ट्रायल में लगभग 80% जो है ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है जी। और फेज़ 3 ट्रायल के बाद फिर देखा जाएगा कि ये कितना प्रोटेक्टिव है। लेकिन अब फेज़ 1-2 का जो रिपोर्ट है उसमें लगभग 80% जो है वो सुरक्षा प्रदान कर रहा है। एक चीज़ और हम थोड़ा सा और ये भी ले ही लें इसमें कि ये माने वैक्सीन जो है ये अगर आता है बाज़ार में तो क्या जिनको डेंगू हो गया है उनको लेना है या डेंगू नहीं हुआ है तभी से ले लेना चाहिए? हाँ, ये बात बोल रहे थे। ये वैक्सीन पहला वैक्सीन ऐसा आया है जिसको किसी में हम लोग दे सकते हैं। डेंगू पहले से हुआ है या नहीं हुआ है किसी को भी दिया जा सकता है और दिया गया है फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज ट्रायल में और सुरक्षित देखा गया और प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा भी प्रदान किया है। तो इसीलिए दोनों में दे सकते हैं, पहले से डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है, सभी तरह के लोगों को लगा सकते हैं। एक और सर की एंटीबॉडीज़ आप लोग चेक करते हैं कि टीका देने के बाद जो है एंटीबॉडी कितना बन रहा है हमारे शरीर में, शायद ये भी पूरी इस वैक्सीन की प्रक्रिया में भी है। तो वो एंटीबॉडीज़ क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा बता दें, लोग ये जानना चाहते हैं कि टीका लिया तो एंटीबॉडीज़ बना कब? जी, एंटीबॉडी क्या होता है कि जो वैक्सीन देते हैं उसको एंटीजन बोलते हैं। तो कोई भी वैक्सीन शरीर में जब जाता है तो शरीर की जो माने इम्यून सिस्टम है जो वो उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए जो है उस एंटीजन को हटाने के लिए अपना सेना तैयार करती है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। तो वो एंटीबॉडी वो एंटीजन को मारता है। तो यही प्रोसेस है। तो इसमें भी है कि एंटीबॉडी जो है वो टेस्ट होना है वैक्सीन लेने के बाद भी। इसमें बता दूं कि वैक्सीन लेने के बाद 6 बार उनको हम लोग बुलाएंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा विस्तृत बता दूं कि पहला स्क्रीनिंग विजिट किए जिसमें कि पूरा चेक किए, उसके बाद वैक्सीन देते हैं। तो वैक्सीन 7 दिन के अंदर देना है। 7 दिन के लेट हो जाएगा तो फिर से री स्क्रीनिंग करना होगा। अच्छा, इसलिए 7 दिन के अंदर में देना है। इसलिए 7 दिन के अंदर देना है। तो 7 दिन के अंदर वैक्सीन दे दिए तो 2 विजिट हो गया। वैक्सीन देने के बाद 6 विजिट होना है। तो 6 विजिट का है कि 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना, 6 महीना, साल भर और 2 साल, इतना इंटरवल पे उनको बुलाना है। और उस दौरान जो है इनका ब्लड भी लिया जाएगा और ब्लड लेके उनका जांच किया जाएगा, एंटीबॉडी देखा जाएगा, टाइटर, ये सब वो सब कुछ टेस्ट किया जाएगा रिलेटेड, है ना। तो ये सब जांच होना है। जी सर, एक चीज़ है कि एक तो जानना ये भी चाहेंगे कि हमारा जो झारखंड है वो उसका सिनेरियो क्या है डेंगू के, मतलब अगर हाँ ये बिल्कुल बता दूं कि ये अभी झारखंड के पहले मैं बता दूं कि ये डेंगू बीमारी जो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये 129 देशों में प्रिवेलेंट है डेंगू बीमारी, जिसमें कि इंडिया जो है टॉप 30 कंट्री में है। माने इंसिडेंस रेट को यदि देखें तो हाईएस्ट इंसिडेंस रेट जो यदि फर्स्ट 30 का रखेंगे उसमें इंडिया है। तो इसमें झारखंड भी है एक जहाँ की डेंगू काफ़ी देखने को मिल रहा है। और ये जनरली रेनी सीजन जो बरसात के दिनों में डेंगू का जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। कारण है कि बरसात के दिनों में जो है वो मॉस्किटो का संख्या बढ़ जाता है। मैं एक चीज़ बता दूं कि डेंगू जो है वायरल डिजीज़ है, जैसे कि अदर वायरल डिजीज जैसे कोविड का लेते हैं या जो भी हेपेटाइटिस है, HIV है, वो भी वायरल डिजीज। इस तरह ये भी एक वायरल डिजीज है। तो ये वायरल डिजीज है जो कि होता है वायरस से, जिसमें बोले कि 4 स्ट्रेन होता है, 1 2 3 4 10। लेकिन ये फैलता कैसे है? तो फैलता है जैसे खांसने छींकने से नहीं फैलता है, ये मच्छर के काटने से फैलता है। जस्ट लाइक मलेरिया फैलेरिया के जैसे बीमारी फैलता है कि यदि बीमार आदमी जिस मच्छर माने बीमार आदमी है उसको मच्छर काटा और वही मच्छर यदि स्वस्थ आदमी को काट लिया तो उसको बीमारी हो जाएगा। इस मच्छर का नाम है एडीज मॉस्किटो, जो येलो फीवर भी अफ्रीकन कंट्री में फैलाता है। और इंडिया में एडीज जो है चिकुनगुनिया भी एडीज ही फैलाता है। तो यही मतलब एडीज मच्छर के काटने से ये बीमारी
फैलती है लोगों में। जी। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितना सही तरीके और सुंदर तरीके से मुझे हम लोगों को जानकारी दी कि आने वाले समय में जो डेंगू जो बीमारी है उसके लिए एक वैक्सीन तैयार की जा रही है। इसका ट्रायल रिम्स में किया जा रहा है और आने वाले 2 सालों में ये वैक्सीन बनकर तैयार होगी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। उसके बाद डेंगू का वैक्सीन हम 18 से 60 साल के लोग लेंगे और इससे अपनी सुरक्षा बढ़ाएंगे, यानी कि सुरक्षा कवच तैयार करेंगे। और यह जो है टीका अभी तक के जांच में, अभी तक के परीक्षण में 80% हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। तो डेंगू से हम बच पाएंगे और हम डेंगू से सुरक्षित रह पाएंगे। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए मुद्दे पर बात करेंगे और नए डॉक्टर के साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।